मुंबई के एक मशहूर बार, एक ड्रीमी लिट बार। रजत बार काउंटर पर एक कोने में बैठा था। उसकी आंखों में एक खालीपन और दिल में एक भारीपन। बार में हल्की रोशनी और लाउड स्पीकर म्यूजिक बज रहा था। सामने की टेबल पर आधी भरी शराब की बोतलें रखी हुई थी। उसके हाथ में गिलास था जो कभी खाली होता था तो कभी फिर से भर जाता था। वह शराब के हर घूंट में अपनी दर्द भरी यादों को सोच रहा था। रजत दिल में सोचते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, क्यों सृष्टि, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या कमी थी मुझमें? हाँ, मैंने तो तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा चाहा था ना। मुझे बस एक बार बताती ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाता। क्यों? क्यों मुझे मुझे क्यों नहीं दिखा तुम्हें मेरा प्यार? हाँ, क्यों यार? मैं तुम्हें दिल और जान से प्यार करता था यार। मुझे कुछ क्यों नहीं बताया तुमने? यह सब बोलते हुए उसने अपने हाथ में पकड़े हुए गिलास को एक ही बार में ख़त्म कर दिया और फिर वैसे भरने का लिए इशारा किया। उसकी लाल आंखें लाल हो चुकी थी, चेहरे पर मायूसी की गहरी छाप है थी। रजत ने खुद से बात करते हुए कहा, वो खुश होगी ना, या शायद नहीं। आई रियली नो यू आर नॉट, बट मैं तो टूट गया ना सृष्टि। मेरे सपने देखे थे तुम्हारे साथ हमारी ज़िंदगी के, तभी तो सब छोड़कर यहाँ आया था यार। सब कुछ छोड़कर आ गया था और अब सब कुछ बिखर गया है। अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वह एक बार फिर से गिलास को होठे से लगाता है और इस बार धीरे धीरे से पीता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वह उन्हें पूछता नहीं है, जैसे कि वह अब उन्हें रोकने की ताकत ही नहीं रखता। उसने धीरे से दर्द के साथ कहा, काश काश तुमने मुझे एक मौका दिया होता। मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ देता जो तुमने कभी भी सोची भी नहीं थी। लेकिन नहीं, अब तो सब किसी और का ही हक है। शराब का असर उसके चेहरे पर साफ दिखने लगा था। उसकी आवाज़ टूट रही थी और वह खुद को संभालने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी भावनाएं उसे कमज़ोर कर रही थी। उसने वापस से बार काउंटर की तरफ देखते हुए कहा, एक और एक आखिरी गिलास, शायद ये दर्द कम कर दे, शायद ये याद मिटा दे। बार काउंटर ने टेंडर ने उसकी हालत देखकर कहा, सर अब आपको और नहीं पीना चाहिए, आपकी हालत सही नहीं लग रही है। जिस पर रजत ने गुस्से से बोल कहा, चुपचाप से जो कहा है वो करो, तुम्हारी राय नहीं मांगी है मैंने, समझे तुम? जिस पर बार टेंडर रजत को वापस से बोलना चाहता था। वह अभी तक 7 बोतलें खत्म कर चुका था और ऐसे ही उसकी जान तक जा सकती थी, लेकिन उसे खड़े सोचता देखकर रजत भड़कने वाला था। कि तभी दूसरे बार ने जल्दी से आकर उसके आगे ग्लास को भरते हुए कहा, सॉरी सर, नया आया है ना, इसीलिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है, माफ़ कर दीजिए। यह कहते उसने पहले बार टेंडर को गुस्से से देखते हुए उसके कानों में कहा, पागल हो गए हो क्या? ऐसे लोगों के लिए सहानुभूति दिखाकर अपनी नौकरी गंवाना चाहते हो? यहाँ दया ना दिखाने से काम नहीं चल देगा, समझे तुम? ऐसे यहाँ रोज हजार आते हैं, सबका दर्द देखने के लिए बैठे हैं। क्या शुक्र भर मनाओ, बॉस ने नहीं देगा, वरना अभी फायर कर देते। अपनी नौकरी प्यारी नहीं है तो आँख कान सब कुछ बंद करके बस अपना काम करो, समझ में आया? और उसने वापस से रजत से माफ़ी मांगी, जिस पर रजत शांत हो गया था। वहीं दूसरा बारटेंडर पहले बारटेंडर को घूरता हुआ वहां से चला गया था, वहीं पहला शांति से अपना काम करने लगा था। वहीं रजत गिलास को उठाते हुए उसे खुशी से देखते हुए बोला, चलो जो हुआ हो गया। ये जाम तुम्हारी खुशियों के लिए सृष्टि, और मेरे टूटे हुए दिल के लिए भी। वह गिलास को एक ही बार में ख़त्म करता है और सिर झुकाकर टेबल पर रख देता है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और उसकी सांसें भी भारी होने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ पलक अस्पताल के बालकनी में खड़ी हुई थी। अविनाश उसे पीछे से अपनी बाहों में लिए संभाल रहा था। अविनाश उसे काफी देर से समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पलक ने उसकी बिल्कुल भी कोई भी बात सुनी ही नहीं थी। वह बस राय दे जा रहा था सृष्टि के बारे में। सोचते ही उसकी आंखों के सामने वही हंसता हुआ चेहरा आता था जो अब बोर्ड के पीछे जैसे बेजान पड़ा था। यह सोचकर ही उसकी आंखों में आंसू आने लगते थे। पलक ने रोते हुए कहा, क्यों क्यों सृष्टि, क्यों कुछ नहीं बताया मुझे? हाँ, मैं तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूं ना। फिर तुमने मुझसे ये सब कैसे छुपा लिया यार? तुमने मुझे अपनी परेशानी बताना जरूरी नहीं समझा? शायद मैं ही इतनी बेवकूफ़ थी जो तुम्हारी तकलीफें समझ ही नहीं पाई। कैसी दोस्त हूँ मैं यार, तुम्हारे दर्द को कभी देख ही नहीं पाई। और आज आज जब तुम इस हालत में हो और मुझे तुम्हारे सामने जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही है,
उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अविनाश उसे समझा रहा था, लेकिन फिर भी पलक उसे देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं आई आई थी। उसे नहीं पता था कि वह खुद से नाराज है या फिर सृष्टि से, लेकिन वह बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहती थी। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, खुद पर भी आ रहा था कि वह उसकी बेवकूफ़ी भरी बातों को सच कैसे मान बैठी थी। और उसे सृष्टि के झूठ पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अगली सुबह सभी लोग वार्ड के बाहर सृष्टि के खड़े होने का वेट कर रहे थे। वहां पर पूरी फैमिली मौजूद थी, लेकिन सृष्टि ऋषि अंदर सृष्टि के पास ही बैठा हुआ था और वह भी उसके खड़े होने का ही वेट कर रहा था। उसने अपनी पलकों को एक पल के लिए भी बंद नहीं किया था। वह एकटक बस सृष्टि को ही देखे जा रहा था। वह सृष्टि को ही देख रहा था कि तभी वह नींद में अपने हाथों को फड़फड़ाने लगी थी। उसका चेहरा अचानक से काफी ज्यादा टेंशन और दर्द से भर गया था। वह जल्दी जल्दी से अपने सर को ना में हिलाने लगी और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वह जैसे दर्द से झटपटा रही थी। उसे ऐसे झटपटाते हुए देखकर ऋषि की आंखें अचानक से हैरानी की वजह से बड़ी बड़ी हो गई थी। फिर उसके माथे पर परेशानी की लकीरें छा गईं और उसने जल्दी से सृष्टि को होश में लाते हुए कहा, सृष्टि, सृष्टि क्या हुआ? क्या हो रहा है तुम्हें? लेकिन सृष्टि जैसे दर्द में चीखने लगी थी। नहीं, 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 नहीं डैड, प्लीज़, प्लीज़ छोड़िए डैड, नहीं डैड, नहीं, नहीं। उसकी आंखों से जैसे आंसू निकलते जा रहे थे। उसे ऐसे रोते हुए देखकर ऋषि काफ़ी ज़्यादा बेचैन और घबरा सा गया था, लेकिन जब उसने उसके कहे गए शब्द सुने, तो अचानक से उसका चेहरा गुस्से से भर गया था। लेकिन उसने जल्दी से सृष्टि के कंधों को पकड़ा और उसे जल्दी से जगाते हुए कहा, सृष्टि शांत हो जाओ, कोई नहीं है, यहाँ सब सही है, बिल्कुल शांत हो जाओ। वहीं वार्ड के बाहर खड़े हुए सभी लोगों ने जैसे ही अंदर की आवाज़ें सुनी, वह लोग जल्दी से अंदर आ गए थे। अंदर का नज़ारा देखकर अभिमन्यु ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाने को कहा। वहीं महक जी ने जल्दी से सृष्टि के पास आते कहा, सृष्टि बेटा, क्या हुआ बेटा? सभी लोग सृष्टि को देखकर अचानक से काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे। वहीं यह देखकर महक जी ने जल्दी से दिलीप जी को पलक को बुलाने के लिए कहा, जिस पर वह जल्दी से घबराते हुए पलक के पास पहुंचे। पलक और अविनाश एक बेंच पर बैठे थे। पलक ने अविनाश की गोद में अपना सिर रखा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थी और वह सृष्टि के बारे में पूरी रात सोचती रही थी। अविनाश भी उसकी फिक्र में पूरी रात उसके बालों में हाथ फेरता रहा था। तभी वहां पर दिलीप जी ने जल्दी से आते हुए कहा, बेटा पलक, जल्दी चलो, सृष्टि को कुछ हो गया यार, जल्दी चलो बेटा। पलक ने सोच लिया था कि वह बिल्कुल भी सृष्टि के पास नहीं जाएगी, लेकिन जैसे ही उसने अपने पापा को घबराए हुए देखा और सृष्टि के बारे में सुना, तो वह जैसे सब कुछ भूल सी गई थी और वह जल्दी से हड़बड़ा गई और साथ ही अविनाश भी थोड़ा सा डर सा गया था। पलक ने जल्दी से खड़े होते हुए दिलीप जी के पास पहुंचते हुए जल्दी से पूछा, क्या हुआ पापा? सृष्टि को क्या हुआ? वह ठीक है ना? उसे होश आया या फिर नहीं? कैसे है वो? आप घबराए हो क्यों लग रहे हैं? सब कुछ ठीक है ना? जिस पर दिलीप जी ने परेशानी के साथ कहा, नहीं, उसे अभी तक होश नहीं आया है, वह दर्द में झटपटा रही है। जैसे ही पलक ने यह सुना, वह जल्दी से सृष्टि के वार्ड की तरफ दौड़ी। उसके पीछे पीछे अविनाश और दिलीप जी भी जल्दी से भागे। वह तीनों जब तक वार्ड के अंदर पहुंचे, तब तक वहां पर डॉक्टर भी आ गए थे और वह सृष्टि को देखने लगे थे। साथ ही उन्होंने जल्दी से एक इंजेक्शन भी ले लिया था और सृष्टि को लगा दिया था। जैसे ही उन्होंने इंजेक्शन को लगाया, वैसे ही सृष्टि अचानक से शांत हो गई थी और वह वापस से सो भी गई थी। सभी लोग घबराए और परेशानी से डॉक्टर की तरफ देख रहे थे। ऋषि तो जैसे सृष्टि की हालत को देखकर गुस्से से पागल हो रहा था। वह जानता था कि इस हालत के पीछे किसका हाथ था, जिस वजह से उसका मन कर रहा था कि वह अभी के अभी सभी को बर्बाद करके रख दे। लेकिन वह अपने गुस्से को कंट्रोल करने की भी पूरी कोशिश कर रहा था। वह पहले सृष्टि को सही सलामत देखना चाहता था। वहीं उसके बोलने से सृष्टि भी अपने होश में आ गई थी। वहीं डॉक्टर भी वहां पर पहुंच गए थे और उन्होंने सृष्टि का चेकअप किया। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने सभी को तरफ देखते हुए बाहर चलने का इशारा किया, जिस पर सभी लोग बाहर के लिए निकल गए थे। जिस पर सभी लोग डॉक्टर ने सभी की तरफ देखते हुए कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, उन्हें बस किसी चीज़ का काफ़ी बड़ा सदमा लगा है, जिसकी वजह से वह अचानक से इतनी ज़्यादा बेचैन और घबरा सी गई थी। उनके अंदर कोई डर बैठ गया है।
जो उनके सपने में उन्हें परेशान कर रहा है, जिससे उन्हें पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। लेकिन काफ़ी घबराने की बात नहीं है, अभी वह ठीक है। मैंने जो इंजेक्शन लगाया है उन्हें 1 घंटे बाद पूरी तरीके से होश आ जाएगा। उसके बाद आप सभी लोग उनसे मिल सकते हैं। यह कहते हुए वह वहाँ से चले गए थे। वहीं यह सुनकर सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। वहीं यह सुनकर पलक के पैर अचानक से डगमगा से गए थे, लेकिन अविनाश ने जल्दी से उन्हें संभाल भी लिया था। वहीं ऋषि अपना सिर दीवार से लगाकर आंखें बंद करके खड़ा हो गया था। रागिनी और दिव्या सिंघानिया मैंशन के हॉल में तैयार होकर बैठी थी। पिछली रात फैमिली ने उन्हें घर जाकर सोने के लिए कहा था, इसीलिए अब सुबह सुबह बेसब्री से अपनी फैमिली और नई भाभी से मिलने के लिए तैयार थी। रागिनी ने अपने पापा से उन्हें वहां ले जाने के लिए गाड़ी भेजने को कहा था और अब दोनों इंतजार कर रही थी कि कोई आए और उन्हें लेकर जाए। हालांकि वे नौकर के साथ भी जा सकती थी, लेकिन अभिमन्यु ने सख्ती से कह रखा था कि वे उनके बिना कहीं नहीं जाएंगे। इसी वजह से रागिनी काफी चिड़ी हुई थी और उसने मुंह बनाते हुए कहा, इतनी देर क्यों हो रही है? पापा कब भेजेंगे गाड़ी को? और हम इतना वेट क्यों कर रहे हैं यार? चलते हैं ना, हमारे पास तो ऑलरेडी इतनी सारी गाड़ियां हैं ना। और तो हम अपनी इतनी सारी नौकर कोई भी हमें छोड़ देगा ना। उसकी कही हुई बात को सुनकर दिव्या ने फोन को स्क्रॉल करते हुए जवाब दिया, इतनी भी क्या जल्दी है? आ जाएंगे ना। और तुम अच्छे से जानते हो ना कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमारे साथ ऑलरेडी कई हादसे हो चुके हैं जहाँ पर हम लोग मरते मरते बचे हैं और वह हमारी फिक्र करते हैं। इसीलिए अब चुपचाप से उनके आने का वेट करो। तब तक तो तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जाओगी, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए जिद करने की कोई जरूरत नहीं है, शांत रहो और वेट करो। यह सुनकर रागिनी ने अपना मुंह बनाते हुए किसी बच्चे की तरह खेलने लगी थी और उसने इधर उधर कूदने लगी थी। तभी एक नौकर उनके पास आकर सिर झुकाते बोला, मैडम आपको लेने के लिए सिद्धार्थ सर आए हैं। जैसे ही रागिनी ने सुना कि सिद्धार्थ खुद उन्हें लेने आया है, अचानक से जैसे वह जमीन से चिपक गई थी, उसने कूदना बंद कर दिया। उसकी आंखें खुशी से बड़ी बड़ी हो गई थी और फिर वह अचानक से उछलते हुए बोली, वाह सच में? अरे वो सच में खुद लेने आया है। मेरे पापा कितने समझदार हैं यार, कितने अच्छे हैं, अपनी बेटी को समझते हैं। लेकिन यह सुनकर दिव्या का मूड अचानक से बिगड़ गया था। उसने गुस्से के साथ कहा, फूफा जी को इस पागल को भेजने की क्या ही जरूरत थी? हाँ, किसी और को भी भेज सकते थे। अब उसे रागिनी की बात सही लग रही थी कि वह लोग अकेले ही यहाँ से चली जाती तो ज्यादा अच्छा रहता। जब रागिनी ने दिव्या की नाराजगी को देखी तो उसने झट से उसे अपने गले से लगाते बोली, अरे मेरी जान, फालतू में गुब्बारे की तरह फूट फट मत समझी तू। चल अब तो आ गया ना वो, इतनी दूर से आया है, फिर हम उससे परेशान नहीं करना चाहिए ना, तो हमें उसी के साथ जाना चाहिए। यह बोलते हुए रागिनी ने दिव्या का हाथ कसकर पकड़ा और उसे खींचते हुए बाहर ले जाने लगी थी। दिव्या गुस्से में थी, लेकिन उसने खुद को शांत रखा क्योंकि वह जानती थी कि बहस का कोई फायदा नहीं है। साथ ही वह रागिनी की खुशी को बिगाड़ना भी नहीं चाहती थी। जैसे ही वे लोग पार्किंग एरिया में पहुंचे, दोनों अचानक से ठिठक सी गई थी। सामने सिद्धार्थ अपनी वाइट शर्ट और लाइट ब्लू कोट पैंट में खड़ा था। उसके बाल सलीके से सेट थे, आंखों पर ब्लू फ्रेम का चश्मा था और वह फोन में कुछ देख रहा था। सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही थी, जिससे वह किसी डायमंड की तरह चमक रहा था। उसकी पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा हैंडसम और चार्मिंग थी कि कोई भी उसे देखने से ही पागल हो सकता था। यही हाल उन दोनों का था। रागिनी की तो नजरें ही सिद्धार्थ पर अटक सी गई थी और उसके मुंह से सिर्फ दो ही शब्द निकले, सो हैंडसम। दिव्या भी सिद्धार्थ के चार्मिंग लुक और उसकी हल्की मुस्कान पर एक पल के लिए टिक सी गई थी और उसमें खो सी गई थी, लेकिन वह जल्दी से अपने सेंस में वापस भी आ गई थी। फिर उसने काफी रूड अंदाज में कहा, अगर तुम्हारा ये स्टाइल मारना हो गया हो तो चलो। सिद्धार्थ जो कि अपने फोन में कुछ देख रहा था, उसने जैसे ही दिव्या की आवाज सुनी वह चौंक गया और उसने हड़बड़ाते हुए उन दोनों की तरफ देखा। लेकिन जैसे ही उसकी नजर दिव्या के ऊपर पड़ी, अचानक से उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने मुस्कुराते उनकी तरफ देखा, जिस पर दिव्या ने गुस्से भरे चेहरे के साथ उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई थी। वह दिल में बहुत खुश हो गया था क्योंकि उसे दिव्या को चिढ़ाने में हमेशा ही मजा आता था। लेकिन उसकी तीखी नजरों को देखकर सिद्धार्थ ने जल्दी से अपनी हरकत में आते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, आओ बैठो। यह कहते हुए उसने एक जेंटलमैन की तरह कार का दरवाजा खोला और अपने
पैरों को मोड़ते हुए हाथ को दिल के पास रखकर हल्का सा सिर झुकाया। आइए। उसकी इस स्टाइल पर रागनी थी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। वह सिद्धार्थ को देखकर इतनी ज़्यादा खुश थी कि वह तो उसे जाकर गले लगाने के लिए बेचैन हो रही थी। लेकिन सिद्धार्थ के नाटक को देखकर दिव्या का गुस्सा मानो बढ़ता ही जा रहा था। उसने रागनी का हाथ पकड़कर उसे झट से कार के पास ले जाकर अंदर धकेल दिया और खुद भी गुस्से से कार के अंदर बैठ गई थी। रागनी हड़बड़ाते हुए कार की सीट पर बैठ गई, लेकिन उसने दिव्या की इस हरकत का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना था, बल्कि वह तो और भी ज्यादा प्यार से सिद्धार्थ को देखने लगी थी। वह जैसे सिद्धार्थ के आगे सब कुछ भूल ही जाती थी, पूरी तरीके से उसके अंदर ही खो जाती थी। पता नहीं क्यों, लेकिन सिद्धार्थ के उसके सामने आते ही जैसे उसे लगने लगता था कि जैसे पूरी दुनिया ही उसके अलावा और कोई है ही नहीं। वह जैसे उसके लिए पूरी तरीके से पागल थी, और उसके इसी पागलपन की वजह से दिव्या बार बार डर जाती थी कि क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि वह जिससे प्यार करती है वह उससे प्यार करता ही नहीं है। इस सवाल के अंजाम के बारे में वह जैसे कल्पना भी नहीं कर सकती थी। अगर उसने अपनी नादानी की वजह से कुछ गलत कर दिया तो यही सोचकर उसका गुस्सा जैसे बढ़ता जा रहा था, और उसने गुस्से के साथ सिद्धार्थ को देखा, जिस पर सिद्धार्थ ने कार का दरवाजा धीरे से बंद कर दिया और खिड़की से दिव्या की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। उसकी इस मुस्कान पर दिव्या की आंखें किसी खंजर की तरह सिद्धार्थ पर अटक सी गई थी, मानो वह उसकी जान ले लेना चाहती हो। अगर सरकार इंसान के एक खून को माफ कर देती तो दिव्या सिद्धार्थ को उसी पल जैसे मार गिराती। और ये चीज सिद्धार्थ उसकी आंखों में भाप गया था कि अगर किसी को आंखों से ही मारा जा सकता तो वह उसे लाखों बार आंखों से ही मार चुकी होती, अगर ऐसा करना मुमकिन होता। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं था। यही सोचकर सिद्धार्थ की मुस्कान और चौड़ी हो गई और वह और भी ज्यादा प्यार से दिव्या को घूरने लगा था, जिस वजह से दिव्या के गुस्से का पारा और भी चढ़ चुका था। उसने गुस्से से तमतमाते हुए कहा, तुम्हारा घूरना हो गया हो तो अब चलोगे? नहीं, ले जाना तो मत, बता बता दो मुझे। हाँ, परेशान नहीं करेंगे हम तुम्हें। और वह जल्दी से गुस्से से सिद्धार्थ की कार से निकलने वाली थी कि सिद्धार्थ ने जल्दी से दरवाजे को कसकर पकड़ते उसे बंद करते हुए कहा, अरे अरे, शांत शांत यार, क्या खाती हो तुम? हाँ, तुम्हारी जुबान सच में कितनी तेज चलती है। गुस्सा तो जैसे नाक पर रहता है, काली माँ की तरह। उसकी बात को सुनकर दिव्या को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था, और उसने गुस्से के साथ कहा, तुम आखिरकार तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ, तुम सुधरोगे नहीं? और वह गुस्से से कुछ और कहती कि जल्दी से रागिनी ने उसे कसकर पीछे से गले लगाते हुए कहा, अरे मेरी माँ, शांत हो जाना, शांत हो जा। तुम क्या गुस्से से खुद को मारना चाहती हो? तुम नहीं जानते हो ना कि कितना गुस्सा करना तुम्हारी सेहत के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल भी अंदर अच्छा नहीं है। और फिर उसने बड़े ही प्यार से सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा, प्लीज जल्दी से चलिए ना, वरना मैं और ज्यादा देर तक इसे गुस्से से फटने से रोक नहीं सकती। उसकी बात सुनकर दिव्या ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, रागनी की बच्ची। जिस पर रागनी ने जल्दी से सिद्धार्थ कहा, आओ आओ, जल्दी से कार में बैठो। वहीं यह देखकर दिव्या गहरी सांस लेने लगी थी। वह सच में गुस्से से खुद को मारना चाहती थी, और वह रागनी पर और भी ज्यादा गुस्सा कर भी नहीं सकती थी, जिससे उसने गुस्से से सिद्धार्थ को देखा, जिसने उसे देखते हुए अपनी एक आंख को मारते हुए कहा, यस ब्यूटीफुल लेडी, वाई नॉट। सिद्धार्थ की एक आंख मारने की वाली हरकत से इस बार हैरान होने की बारी दिव्या की थी। वह अवाक रहकर उसे घूरने लगी, और सिद्धार्थ सीटी बजाते हुए ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ सा गया था। वहीं रागिनी को लगा था वह उसने उसके लिए किया है, जिससे वह अभी आंखें फाड़े सिद्धार्थ को ही देखे जा रही थी। वहीं सिद्धार्थ ने रिव्यू मिरर को दिव्या की ओर सेट किया, और उसकी हैरान भरी शक्ल को देखकर एक बार फिर से उसके होंठ मुस्कुरा उठे थे। इंजन स्टार्ट करते हुए उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कार की आगे की ओर बढ़ा दिया, मानो उसने दिव्या को और भी चिढ़ाने के बारे में ठान लिया था। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल के अंदर सृष्टि ने धीमे से अपनी आंखों को खोला तो उसकी आंखें धुंधली हो गईं। लेकिन उसने थोड़ी देर बाद अपनी आंखों को खोला तो उसने पहले तो अपने चारों तरफ का माहौल देखा, तो वह इस वक्त एक हॉस्पिटल के अंदर थी। यह देखकर उसने धीरे धीरे से चारों ओर देखा और खड़ा होना चाहा, तो उसके सर और पैर में बहुत तेज दर्द हुआ, जिस वजह से उसके मुंह से अचानक से दर्द भरी आह निकल गई। तभी ऋषि भी दरवाजा खोलकर अंदर आया, और उसने जैसे ही देखा कि सृष्टि दर्द से तड़प रही है तो वह जल्दी से भागता हुआ उसके पास आया और गुस्से के साथ बोला, क्या कर रही हो तुम? हाँ, चुपचाप से लेट जाओ,
और खुद को समझती क्या तुम झांसी की रानी हो क्या? जैसे लाखों तलवार लगने के बाद भी दर्द नहीं हुआ हो। या फिर खुद को वंडर वुमन समझती हो, इतनी ज्यादा चोट लगी है फिर भी तुम ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हो? हाँ, अपने पैर को क्या वापस से फ्रैक्चर करना चाहती हो या कहाँ की ट्रेन मिस हो रही है जो इतनी जल्दीबाजी में उठ रही हो? हाँ। वहीं जब सृष्टि ने उसे ऐसे अचानक से आते हुए देखा और उसे खुद पर गुस्सा करते हुए देखा तो उसे भी गुस्सा आ गया और उसने गुस्से से थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, एक मिनट, पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम मुझ पर गुस्सा कैसे कर सकते हो? हाँ, और क्यों? मेरे पैर हैं, मेरा शरीर है, मैं कुछ भी करूं, उससे तुम्हें क्या? यह बोलते हुए वह गुस्से से ऋषि को घूरने लगी थी। वहीं ऋषि ने अपनी आंखों को छोटी करते हुए उसे देखा और फिर उसके पैर को सही से बेड पर रख दिया और फिर उसके सर को भी अच्छे से रख दिया और फिर उसके करीब जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरा तुमसे बिल्कुल लेना देना है और अब तुम्हारे पास तुम्हारा कुछ भी नहीं है क्योंकि तुम मेरी बीवी हो और मेरा तुम्हारे ऊपर अब पूरा हक है। तुम्हारी फिक्र है मुझे और फिर तुम्हें कोई और चोट पहुंचाई या फिर दर्द दे, भले ही वह फिर तुम ही क्यों ना हो, तो मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा क्योंकि तुम मेरे लिए मेरी सबसे खास हो और तुम्हें कुछ हो जाए ये तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। जैसे ही सृष्टि ने उसकी कही हुई बातें सुनी तो वह कुछ बोलने वाली थी लेकिन फिर अचानक से उसका मुंह अपने आप ही मानो बंद हो गया था। अचानक से कल की खौफनाक रात जैसे उसके दिमाग में घूम गई थी जिसके उसके पूरे शरीर को मानो हिलाकर रख दिया था। उसके हाथ पैर कांपने लगे थे, उसका चेहरा भी अचानक से मानो पीला पड़ गया था। वह कैसे भूल गई कल की रात को उसके लिए कितना ज़्यादा डरावनी थी। अपने पिता और सब कुछ याद करके उसकी आंखें लाल होने लगी थी और उसकी आंख अंदर आंसू भरने लगे थे। तभी एक सवाल ने जैसे उसे रियलिटी में लाकर खड़ा कर दिया कि क्या होता अगर ऋषि सही समय पर उसे बचाने के लिए नहीं आता तो? क्या आज की तरह ही उसकी सुबह होती? और उसके दिमाग ने जल्दी से ना में आंसर भी दे दिया था। वह यह सोच भी नहीं सकती थी कि अगर ऋषि वहां पर सही समय पर उसे बचाने के लिए नहीं आता तो फिर उसके साथ पता नहीं क्या होता और वह हैवान उसके साथ क्या क्या करता और फिर उस बेरहमी की कौन सी हरकतें पार करता, इसके बारे में वह सोच भी नहीं सकती थी। और यही सोचते हुए उसकी आंखों पे आंख नीचे कर लिया था क्योंकि उसके आंसू भर आए थे और लुढ़क कर नीचे गिरने लगे थे। उसने अपने कांपते हुए होठों के साथ कहा, थैंक यू मुझे बचाने के लिए, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। जैसे ही ऋषि ने देखा कि उसकी प्यारी वाइफ उसे थैंक यू बोल रही है तो उसे थोड़ा सा बुरा लगा। साथ ही उसके गिल्ट को देखकर उसे अंदर से ही काफी दर्द भी हो रहा था। वह जानता था कि वह उसने कितना दर्द झेला था। ऋषि ने उसके चेहरे को अपने हाथ में लेते हुए कहा, अगर मेरे लिए तुम्हें कुछ करना है तो तुम्हें गिल्ट हो रहा है तो बस इतना करो कि खुद को मुझे सौंप दो और मेरी बन जाओ। सृष्टि, सिर्फ मेरी, मैं तुम्हें शादी के बंधन में बांधना नहीं चाहता बल्कि चाहता हूँ कि तुम मुझे दिल से अपनाओ, सिर्फ मेरी बन जाओ। बल्कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी इन आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने दूंगा, तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा, तुमसे जुड़ी हर चीज़ को प्रोटेक्ट करूँगा। मेरे तुम्हारे लिए कोई भी गलत इंटेंशन नहीं है, मैं तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा। यह कहते हुए उसने उसके चेहरे पर से अपने हाथ हटा लिए और उसकी आंखों में देखते हुए आगे बोला, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम बस मेरी बन जाओ सृष्टि। यह कहते हुए वह चुप हो गया था और सृष्टि कई जवाब का वेट करने लगा था। सृष्टि भी लगातार उसकी आंखों में देख रही थी। उसके शब्दों ने जैसे उसके जख्मों को भर सा दिया था क्योंकि उसे अब दर्द नहीं हो रहा था। पहली बार कोई था जो उसकी दादी के अलावा उसकी फिक्र कर रहा था और वह कोई और नहीं, उसका वो पति था जो बड़ी ही अजीब सी सिचुएशन में उसे मिला था। एक रात में ही जैसे उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई थी। लेकिन ये एक चेंज उसकी सही लाइफ के लिए हुआ था और वह मिसेस सिस्ट्री ऋषि ओब्रॉय बन चुकी थी, उसकी पत्नी बन गई थी। उसने उसे उन चीज़ों से जैसे किसी फरिश्ते की तरह बचा लिया था। यही सोचकर उसकी आंखें वापस से भर आई थी। लेकिन वह कुछ बोलती कि ऋषि ने जल्दी से कहा, रुको, कुछ भी मत बोलो, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी एहसान की वजह से मेरे साथ रहो, बल्कि मैं चाहता हूँ तुम मेरी तरह तुम भी मुझसे प्यार करो। इसीलिए तुम्हें जितना टाइम लेना है ले सकती हो, लेकिन
तुम्हें होना सिर्फ मेरा ही होगा। उसने उसकी आंखों में वह सब देख कर लिया था और वह उस गिल्ट को अपनाना नहीं चाहता था और ना ही उसे अपने कर्ज के तले रखना चाहता था, इसलिए उसने जल्दी से मना कर दिया था। उसकी बात को सुनकर सृष्टि कुछ बोलती कि तभी अचानक से ऋषि की पूरी फैमिली उनके रूम में आ गई। सृष्टि के होश में देखकर सभी लोग खुश हो गए थे और फिर जल्दी से सृष्टि के पास गोल घेरा बनाकर खड़े हो गए थे, जिस वजह से उन्होंने ऋषि को भी जैसे सृष्टि के पास दूर कर दिया था। यह देखकर ऋषि का मुंह बन गया था और उसने मुंह बनाते हुए अपने मन में कहा, हद है बीबी, मेरी है और मुझे उसके पास से दूर कर दिया। वहीं सृष्टि ने जब सबको खुद को तरफ देखते देखा तो उसे काफ़ी अजीब लगने लगा था। वहीं सभी लोग उसे काफ़ी ज़्यादा घूर घूर कर देख रहे थे, जिस वजह से सृष्टि और भी ज़्यादा अजीब लगने लगा था। तो क्या होगा आगे? क्या सृष्टि ऋषि को अपनाएगी? वहीं दूसरी तरफ रागिनी, दिव्या और सिद्धार्थ कार में हॉस्पिटल की ओर आ रहे थे कि रागिनी को सिद्धार्थ को देखे जा रही थी। अचानक से उसे कुछ याद आ गया और उसने जल्दी से चिल्लाते हुए कहा, अरे रुको रुको, कार रुको। जैसे ही सिद्धार्थ ने ये सुना उसने अचानक से ब्रेक लगाया, जिससे कार एक झटके के साथ रुक गई थी। सभी लोग आगे की सीट से टकराते टकराते रह गए थे। दिव्या जो गुस्से से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाए बच्चे बैठी थी, झटके से रागिनी की ओर मुड़ी और बोली, ये क्या था रागिनी? हाँ, तुम इतनी जोर से क्यों चीखी और ये कार क्यों रोकी? रागिनी ने तुरंत समझ आ गया कि दिव्या इस बात को भूल गई थी। उसने गुस्से में उसे घूरते कहा, क्या तुम भूल गए हो? हमें भाभी के लिए गुलदस्ता लेना था। जैसे ही रागिनी ने दिव्या की बात को सुना तो उसे भी याद आया और उसने गलती का एहसास भी हुआ था। उसने अपने सर पर मारते हुए कहा, अरे हाँ यार, मैं भी तो भूल ही गई थी, सॉरी। यह कहते उसने गुस्से से सिद्धार्थ को घूरा, क्योंकि उसका मूड खराब करने में उसका ही तो हाथ था। जब सिद्धार्थ ने उसे अपनी तरफ देखते देखा तो वह और भी ज़्यादा मुस्कुराने लगा था, जैसे उसे छेड़ रहा हो, जिस वजह से दिव्या और भी ज़्यादा चिढ़ गई थी। दिव्या ने चिढ़ते हुए कहा, अगर यहाँ पर कोई फूलों की दुकान मिले तो प्लीज़ वहीं पर रोक देना। जिस पर सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके मैडम, ध्यान रखूंगा। उसकी आवाज़ में एक हल्की सी शरारत थी, जिससे दिव्या की और भी ज़्यादा झुंझला गई थी। लेकिन रागिनी ने जल्दी से समझ गई कि दिव्या कभी भी फट सकती है, जिससे उसने हंसते हुए कहा, चलो अब लड़ाई छोड़ो और फूल ढूंढने दो, चलो। जिस पर सिद्धार्थ ने दिव्या की तरफ एक हल्की शरारती मुस्कान के साथ देखा और कहा, मैं तो लड़ाई करता ही नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं तुम्हारी दोस्त का मूड हर वक्त इतना बिगड़ा क्यों रहता है। ये खाने में मिर्ची खाती हैं क्या? क्योंकि इनकी बातों में काफ़ी तीखापन रहता है। वहीं जब रागिनी ने जब देखा कि सिद्धार्थ आज उससे बात कर रहा है तो वह अचानक से काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी और वह कुछ बोलती, लेकिन सिद्धार्थ की बातों को सुनकर दिव्या का चेहरा तो मानो तवे के निचले हिस्से की तरह काला पड़ गया था, जिस वजह से दिव्या ने गुस्से से लाल हो गई थी और उसने झट से गुस्से के साथ कहा, एक्चुअली मुझे ना तुम पसंद ही नहीं हो सिद्धार्थ, और ये मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ, लेकिन तुम्हें तो समझ नहीं आता ना इस बात को। उसकी कही हुई बात को सुनकर रागिनी ने माथे पर परेशानी की लकीरें आ गई थी। आखिर उसकी दोस्त हर वक्त उससे लड़ती क्यों रहती थी? उसे दिव्या ऐसे सिद्धार्थ पर गुस्सा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए उसने जल्दी से कहा, अरे शांत हो जा यार, तू गुस्सा करना बंद करेगी? पहले ही देर हो रही है ना, और भाभी के लिए फूल लेना जरूरी है, नहीं तो हम खाली हाथ कैसे जाएंगे? हाँ। जिस पर दिव्या ने गुस्से के साथ कहा, रागिनी से कहा, तो फिर ये बात उसे बोलना मुझसे क्यों बोल रही है? और वह गुस्से से कार से बाहर की तरफ देखने लगी थी। वहीं उसके गुस्से को देखकर रागिनी ने अपना मुंह बनाते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखा, जिस पर सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, फूलों की दुकान देखते ही गाड़ी को रोक दूंगा, इसीलिए परेशान होने की जरूरत नहीं, ओके? तुम परेशान मत हो, मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, लेकिन दिव्या को गुस्से से देखना बहुत रियर है ना, वो बस मेरे से गुस्सा होती है या फिर चिड़ी हुई। रागिनी तो जैसे उसकी बातों से परेशान होने वाली थी, बात से ही वापस से खो गई थी। वहीं सिद्धार्थ कार को चलाते हुए दिव्या को देख रहा था, जो कि उसकी इस बात को और ज़्यादा नाराज हो गई थी। उसने गुस्से से कहा, तुम्हारा मजाक अब बंद होगा या नहीं, या फिर मैं गाड़ी से उतर कर तुम्हें छोड़ दूँ? यह कहते हुए दिव्या का चेहरा बिल्कुल सीरियस हो गया था, जिस पर सिद्धार्थ ने जल्दी से हड़बड़ाते हुए कहा, अरे बाबा, मैं तो यूं ही थोड़ा सा चिढ़ा रहा था, लेकिन तुम इतना गुस्सा क्यों करते रहते हो? हाँ, मुझे समझ नहीं आता, मैं नहीं बोलूँगा ना, कुछ चुपचाप चुप रहूँगा, ओके?
यह बोलते हुए वो चुप हो गया था। वहीं दिव्या भी शांति से बैठ गई थी। वहीं रागनी उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। कुछ देर बाद सड़क के किनारे एक फूल की दुकान नजर आई। उसे देखते ही सिद्धार्थ ने गाड़ी रोकते हुए कहा, लो आ गई आपकी मंजिल, जाइए ले लीजिए फूल। अब दिव्या मैडम अपने लिए जितने चाहे गुलदस्ते खरीद लो आप, ओके। उसकी बात को सुनकर दिव्या ने पहले तो उसे बुरी तरीके से घूर कर देखा। आज सच में ये लड़का गुस्से से मारना चाहता था क्या? फिर उसने गाड़ी से उतर कर कहा, तुम बस चुप रहो और गाड़ी के पास खड़े रहो, मेरी से बकवास करना बंद करो। फिर उसने रागिनी का हाथ पकड़ा और दोनों दुकान की तरफ बढ़ गई थी। सिद्धार्थ पीछे से मुस्कुराते हुए उन्हें देखता रहा। सिद्धार्थ कार से टिककर दिव्या से पीठ को जाते हुए देख रहा था। उसे दिव्या का गुस्से से लाल हुआ चेहरा और वह आंखें किसी बच्चे की तरह अपनी नाक फुला लेना और उसे डांटना, उसकी हरकतों पर उसका शौक हो जाना उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था और उसे दिव्या और भी ज़्यादा प्यारी और क्यूट सी लग रही थी। वह उसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। वह उसे हमेशा ही ऐसे तंग करना चाहता था, लेकिन अपनी बाहों में ऐसे ही हमेशा रखना चाहता था। सच में वह उसके लिए सब कुछ बन चुकी थी, सब कुछ। वह उसे हमेशा खुश रखना चाहता था, लेकिन वह उसके साथ जब भी होती थी तो वह हमेशा गुस्से में होती थी। लेकिन सिद्धार्थ को इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसे यकीन था एक ना एक दिन वह उसे प्यार जरूर करेगी और उसे भी प्यार करेगी। वह वहाँ यहाँ पर अभिमन्यु के कहने पर नहीं आया था, बल्कि जब अभिमन्यु अपने बॉडीगार्ड्स को रागिनी और दिव्या को अस्पताल लाने के लिए सुरक्षित तरीके से निर्देश दे रहा था, उस समय अभिमन्यु सिद्धार्थ के पिता हर्ष से कॉल पर बातें कर रहे थे और हॉस्पिटल के हालात के बारे में बता रहे थे। फोन स्पीकर पर रखा हुआ था और उसकी माँ स्नेहा और सिद्धार्थ सोफे पर बैठकर सारी बात सुन रहे थे। जब सिद्धार्थ ने अभिमन्यु के मुंह से दोनों को लाने वाली बात सुनी तो सिद्धार्थ ने जल्दी से बीच में कहा, अंकल क्या मैं उन्हें ले आऊं? अगर आपको परेशानी ना हो तो। मैं वैसे भी हॉस्पिटल में अपने एक दोस्त के पास जाने वाला था, तो मैं भी उन्हें ले आऊंगा ना। यह सुनकर अचानक से सिद्धार्थ, वो हर्ष और स्नेहा हैरानी से अपने बेटे को देखने लगे थे। सिद्धार्थ की बात सुनकर अभिमन्यु ने कहा, नहीं बेटा, आगे का तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपने लोग को भेज दूंगा, वो ले आएंगे। लेकिन हर्ष और स्नेहा ने अभिमन्यु को मना लिया था और फिर सिद्धार्थ को उन दोनों के साथ ले जाने के लिए बोल दिया था। इस वजह से सिद्धार्थ अचानक से खुश भी हो गया था। हालांकि वह दिव्या को देखना चाहता था, लेकिन उसने झूठ ही बोला था कि वह उससे दोस्त से मिलने जा रहा था। अभिमन्यु की सहमति मिलते ही सिद्धार्थ उत्साहित हो गया और चाबी लेकर जल्दी से उन्हें पिकअप करने के लिए वहां से निकल गया था। तभी रागिनी एक बड़े से फूलों के गुलदस्ते और दिव्या फूलों की बड़ी बाल्टी लेकर कार के पास आ गए थे। उन्हें आते हुए देखकर सिद्धार्थ के चेहरे की मुस्कान और भी बड़ी हो गई थी। वहीं दिव्या को उसकी पागलपन भरी मुस्कुराहट देखकर मन ही मन गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा, मुझे पहले शक होता था, लेकिन अब लगता है कि सच में ये आदमी बिल्कुल पूरी तरीके से पागल है और दिमाग तो मानो घुटनों में हो जनाब का। इसके दिमाग के स्क्रू सच में कहीं गिर गया है। जब देखो तब मुस्कुराता रहता है। ये सच में पागलों की तरह मुस्कुरा कैसे लेता है? हाँ, इसका चेहरा भी दर्द नहीं करता क्या ऐसे मुस्कुराते मुस्कुराते? मन तो करता है इसे बकेट को इसके मुंह पर दे मारूं। इसकी मुस्कुराहट से इतनी चिढ़ हो गई ना कि पूछो मत। और वह गुस्से से बड़बड़ाने लगी थी। वही रागनी उसकी स्माइल देखकर खुशी से झूम रही थी। उसकी मुस्कान जैसे और भी ज़्यादा खिल उठी थी उसे देखकर। थोड़ी देर में ये सभी कार से बैठ गए और फिर हॉस्पिटल अब ज़्यादा दूर नहीं था और वे जल्दी ही वहाँ पर पहुँचने वाले थे। वहीं हॉस्पिटल के अंदर सभी लोग सृष्टि को काफ़ी गुस्से भरी नज़रों से देख रहे थे। वहीं यह देखकर सृष्टि को काफ़ी ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था और वह अपनी नज़रों को चुराने भी लगी थी। वह झुकाए हुए सबसे बैठी हुई थी, जैसे कि कोई क्लास टीचर अपने स्टूडेंट को पनिश करने वाले हों। वह भी एक स्टूडेंट की तरह ही लग रही थी जिसे उनके टीचर सजा देने वाले थे। तभी दिलीप जी उसके पास आए और फिर गुस्से से बोले, सृष्टि बेटा, इतना सब हो गया और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा और तुमने इस चीज़ से साबित कर दिया कि हम सिर्फ तुम्हारे नाम के ही मॉम डैड है ना। तुम्हारे लिए हम कभी भी कुछ कर ही नहीं पाए। वहीं जैसे ही सृष्टि ने सुना, उसने अपना सर अचानक से ना में हिलाया और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, सॉरी डैड, आई एम रियली सॉरी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पर दिलीप जी ने नाराजगी के साथ कहा, ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? हाँ सृष्टि बताओ मुझे।
ज़रूर हमारे ही प्यार में कोई कमी रह गई थी, इसीलिए तो तुमने हमें एक बार भी बताना तक ज़रूरी नहीं समझा। जिस पर सृष्टि ने जल्दी से रोते हुए कहा, सॉरी डैड, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मेरी गलती है। लेकिन आपने हमें बहुत प्यार किया है, आपने कभी भी कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। बस मैं पलक की शादी को बर्बाद नहीं करना चाहती थी, और ना ही आप सभी को परेशान करना चाहती थी। जिस पर दिलीप जी ने और भी ज़्यादा सृष्टि से नाराज़ हो गए थे, बल्कि पलक भी काफ़ी ज़्यादा सृष्टि से गुस्सा होकर वहां से वापस से चली गई थी। उसे जाते देखकर अविनाश भी उसके पीछे पीछे चला गया था। वहीं दिलीप जी कुछ बोलने वाले थे कि महक जी ने तुरंत बीच में आते हुए कहा, आप बस करो, दिख नहीं रहा है कि वो कितना रो रही है। जो हुआ हो गया, अब तो सब सही है ना, ये तो उससे ज़्यादा मत डांटो। जिस पर दिलीप जी ने कुछ भी नहीं कहा, वहीं महक जी ने सृष्टि की तरफ देखते हुए कहा, बस कर पगली, कितना रोएगी, हाँ अब तो चुप हो जा। जिस पर सृष्टि ने वापस से रोते हुए कहा, सॉरी मॉम, सॉरी डैड। उसे ऐसे रोते देखकर दिलीप जी ने भी अपने गुस्से को शांत कर लिया था। फिर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बस बस कर पागल लड़की, हम तुझसे अब नाराज नहीं हैं। जिस पर सृष्टि और भी रोने लगी थी। यह देखकर दोनों ने उसे शांत बना दी और चुप कराया। उनका सृष्टि को चुप कराने के बाद सारा ने सृष्टि की तरफ काफ़ी सीरियस होकर देखते हुए कहा, मुझे सृष्टि से कुछ अकेले में बात करनी है, आप सभी लोग यहाँ से जा सकते हैं। वह इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सीरियस दिखाई दे रही थी, और यह बोलते हुए वह काफ़ी गुस्से में भी नजर आ रही थी। उसे गुस्से में देखकर सभी लोग हैरान होकर उन्हें देखने लगे थे, क्योंकि अभी तो वह बिल्कुल सही थी, तो फिर इतनी जल्दी से वह नाराज कैसे हो सकती थी। और सभी को खुद की तरफ देखते हुए देखकर सारा से वापस से सभी को देखते हुए सख्त लहजे में कहा, मैंने कहा ना, मुझे अकेले में कुछ बात करनी है। जिस पर सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा, और वहीं सारा की बात सुनते ही ऋषि ने अपनी माँ की तरफ देखा और कुछ कहने की कोशिश की, माँ। पर सारा ने उसके हाथ उसे अपने हाथ के इशारे से रोकते कहा, चुप करो, मुझे सृष्टि से बात करनी है बस, इसीलिए जाओ यहाँ से। वह काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी, जिस वजह से सभी लोग वहाँ से चले गए थे। वहीं ऋषि ने अपनी माँ को देखा, वह जानता था वह उसे दर्द नहीं पहुँचाएंगी, इसीलिए वह भी वहाँ से चला गया था। लेकिन सृष्टि काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। उसे नहीं पता था कि सारा किस तरह से क्यों रिजेक्ट करने वाली थी। आखिर उसने उसके बिना परमिशन की शादी जो की थी, वह काफ़ी ज़्यादा गिल्टी महसूस कर रही थी, और सारा की बालों से वह और भी ज़्यादा बेचैन हो गई थी। जब सभी लोग वहाँ से चले गए और पूरा कमरा शांत हो गया, लेकिन वहाँ का माहौल काफ़ी ज़्यादा तनावग्रस्त हो चुका था। सृष्टि के मन में अचानक से कई ज़्यादा हलचल मच चुकी थी। उसकी नज़रें जमीन पर टिकी हुई थी, और उसकी हाथों की उंगलियां घबराहट में आपस में उलझ रही थी। कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी, मानो चारों ओर कुछ भारी सा माहौल हो। उसने तो सारा की तरफ देखने की हिम्मत तक नहीं की थी। सारा ने बिना किसी भूमिका के सृष्टि से सीधे सवाल किया, तुमने मुझसे बिना पूछे मेरे बेटे से शादी कैसे कर ली, हाँ? क्या तुम्हें ये सब करने से पहले एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचना चाहिए था? मैं उसकी माँ हूँ, और मेरे बगैर ही शादी कर ली तुमने। सृष्टि ने सर उठाया, लेकिन उसकी आवाज़ गले में अटक गई थी। उसकी सांसें तेज हो गई थी, और वह सारा की कड़ी नज़रों से बचने की मानो कोशिश कर रही थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऋषि किसी लड़की को चुनेगा, लेकिन तुम्हें फिर भी उसकी लाइफ को अपने फायदे के लिए बर्बाद नहीं करनी चाहिए थी। तुम शादी का मतलब जानते हो? क्या ये कोई खेल है? शादी कर लिया और मुझे खबर तक नहीं है। सारा की आवाज़ गुस्से से कांप रही थी, और उसकी आवाज़ सुनकर सृष्टि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उसकी आवाज़ काफ़ी मुश्किल के साथ कांपते हुए निकली, मम, मुझे मजबूरी थी। मैं नहीं जानती थी कि ऐसा हो, पर इसके आगे वह कुछ बोलती कि तभी सारा ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, मजबूरी? क्या तुम मेरी बेटी से शादी करने के बाद इसे मजबूरी का नाम देना चाहती हो? तुम ये तो जानती हो ना कि शादी लाइफ में सिर्फ एक बार ही होती है। अगर तुम मुझसे शादी ही नहीं, प्यार ही नहीं कर पाएगी, तो फिर मेरे बेटे का क्या होगा, हाँ? जब सृष्टि ने ये बातें सुनी, तो सृष्टि की आंखों में डर और दर्द साफ दिख रहा था। वह कुछ पल चुप रही, और फिर बोलने की कोशिश की, सॉरी आंटी, आई एम रियली सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं जानती हूँ कि ये सब अचानक से हुआ, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, लेकिन लेकिन हालात ऐसे हो गए थे कि। जिस पर सारा ने गुस्से से कहा, हालात? और तुम समझती हो कि ये बहाने मुझे तुम्हें बचा लेंगे?
ऋषि मेरा एक लौता बेटा है, मैं उसकी खुशियों के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। वह शुरू से ही कभी चुप-चुप ना और बोलने वाला रहा है और मैं चाहती थी कि उसके लिए ऐसी बीवी लेकर आऊँ जो उसे बहुत प्यार करेगी, उसे चाहेगी, उसका साथ देगी और खुश रखेगी। बट तुम्हें देखकर तो मुझे नहीं लगता कि तुम ये सब कर भी सकती हो। जब तुमने अपनी प्यारी दोस्त से सब छुपाया, क्या पता मेरे बेटे से भी कुछ छुपाने ही लगो। उनकी बातों में अब सृष्टि को हर्ट करने लगी थी, जिससे उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे थे। वह कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शब्द जैसे उसकी जुबान से निकल ही नहीं रहे थे। वह खुद को बेहद छोटा है और असहाय महसूस कर रही थी। साथ ही उसे सारा की बातें सही भी लग रही थी। उसे सच में लगने लगा था कि उसे ऐसे जल्दबाजी में ऋषि को अपनी मदद के लिए नहीं बुलाना चाहिए था। सारा ने उसकी तरफ देखा और अपनी आवाज को थोड़ा धीमा किया, लेकिन उसकी नजरों में अभी भी कठोरता थी। तुम्हें पता है, मुझे तुमसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है। मुझे ऋषि की खुशी चाहिए और अगर तुम उसकी जिंदगी में हो तो मुझे ये रिश्ता स्वीकार करना ही पड़ेगा। पर याद रखना, इस रिश्ते की नींव तुमने झूठ और मजबूरी पर रखी है। क्या तुम इस रिश्ते को संभाल पाओगी? हाँ, मैं उस टाइप की लड़की चाहती थी, पर क्या तुम लड़की वह बन पाओगी? लास्ट लाइन बोलते हुए सारा की आवाज़ बिल्कुल नरम पड़ गई थी। वहीं उसकी बात को सुनकर सृष्टि को एहसास हुआ कि वह भी तो ये सब कर सकती थी, और उसने जल्दी से सारा की तरफ देखा, जो कि उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रही थी। सारा को मुस्कुराते हुए देखकर सृष्टि को लगा कि कुछ तो गलत है, जिस पर सारा ने अपने माथे पर से पसीना को पोंछते हुए एक्टिंग करते हुए कहा, सच में गुस्सा करना कितना मुश्किल काम होता है ना। मेरे तो सही में पसीने ही छूटने लगे थे। वहीं यह देखकर सृष्टि अचानक से हैरान रह गई थी और उसने हैरान से कहा, आंटी आप? जिस पर सारा ने उसे घूरते हुए कहा, कौन आंटी? हाँ, कहाँ की आंटी? वैसे तो मैं तुम्हारी अब सासू माँ हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे माँ बुलाओ और मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाना चाहती हूँ, समझी, ना कि अपनी बहू। और इतना गुस्सा करने के लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें समझाना चाहती थी, इसीलिए ये सब नाटक करना पड़ा। और फिर वह सृष्टि के पास आई और उसके पास चेयर पर बैठ गई और फिर सृष्टि के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते हुए मुस्कुराकर कहा, देखो सृष्टि, मैं अभी जो गुस्सा किया वह इसीलिए किया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम समझो, जब तुम्हारी शादी हो चुकी है तो तुम्हें ये रिश्ता निभाना होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम ये किसी मजबूरी में नहीं, अपने दिल से पूरे मन से निभाओ। मेरा बेटा बहुत अच्छा है। हाँ, वो बहुत कम बोलता है, थोड़ा गुस्सैल है, अकड़ू है, खड़ूस भी है और चुपचाप रहता है, लेकिन मैंने देखा है कि वह तुम्हारे साथ एक अलग इंसान खुश रहता है। लेकिन शायद तुम अभी उसे लेकर कंफ्यूजन में हो। लेकिन सृष्टि, एक माँ की हैसियत से नहीं बल्कि एक औरत की हैसियत से बोल सकती हूँ, वह तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट हस्बैंड है। वह तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है। मैं उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। तुम्हें पता है, 9 साल का था जब उसके साथ एक हादसा हो गया था। उसे उस दिन के बाद वह भी एक ट्रॉमा में चला गया था। उसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा था, जिस वजह से उसे हम सभी को उस 9 साल के बच्चे को खुद से दूर करना पड़ा और उसे छोटी सी उम्र में ही पूरी फैमिली से दूर यूएसए में भेज दिया गया था। हमें लगा वह उस दूसरी कंट्री में जाएगा तो उसे बेहतर लगेगा और अच्छे दोस्त बनाएगा तो सब सही हो जाएगा, लेकिन उसने वहाँ पर कुछ भी नहीं किया, बल्कि वह और भी ज़्यादा अकेला हो गया। वह अभी 1 हफ्ते पहले ही इंडिया आया था और हमने उसे कभी भी इतना खुश नहीं देखा जितना मैं तब देखा था जब तुम उसके पास आस पास रहती थी। वह बचपन के बाद कभी भी किसी लड़की के करीब नहीं गया और कभी भी नहीं। तुम सिर्फ सिर्फ तुम हो और वो पहली लड़की हो जिसे उसने प्यार किया है। भले वह काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड, एरोगेंट और ऐसे दिखाता है जैसे कि वह बिल्कुल भी ठीक है, लेकिन सच कहूँ तो वह अंदर से बिल्कुल अकेला है सृष्टि। हम सभी उनसे दूर हो गए हैं। उसके दिमाग में क्या चल रहा है इसके बारे में हम सभी को नहीं पता, लेकिन जब तुम आई तो वह तुम्हारे क्लोज हो गया। यह देखकर मैंने उस वक्त फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हें अपनी बहू बनाकर रहूंगी, लेकिन ये हालातों में शादी हो गई ये नहीं सोचा था। लेकिन जो भी हो, आखिरकार तुम मेरी ऋषि की लाइफ में आखिरकार आ ही गई और इसके लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे से प्यार करो, उसे समझो, उसके अकेलेपन में साथ दो और उसे इतनी खुशियाँ दो कि वह भी सबकी तरह ही मुस्कुरा सके, रातों को सो सके, हंसी मजाक कर सके, बातें कर सके और बचपन की तरह हो जाए।
जो काफ़ी ज़्यादा शरारती और नटखट था, हर किसी की आंखों में तारा था। और मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी भी कुछ सही नहीं है और तुम्हारी हालात भी उसकी तरह ही है। लेकिन यकीन मानो, वह तुम्हारे लिए दुनिया की सारी खुशियाँ ला कर रख देगा और कुछ भी करेगा। लेकिन मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम उसे दिल से अपनाओ। इसे मजबूरी के रिश्ते को छोड़कर उससे प्यार करो। खुद के साथ साथ उसे भी ज़िंदगी जीना सिखाओ। उसकी पूरी लाइफ को अपनी और उसकी खुशियों से भर दो। क्या तुम ये करोगी सृष्टि? उसकी सारी बातों को सृष्टि ने काफी ध्यान से सुना था और वह सोच में पड़ गई थी कि ऐसा क्या हुआ था उसके बचपन में। वहीं उसे सोचते देखकर सारा ने कहा, बोलो सृष्टि, क्या तुम करोगी? जिस पर सृष्टि ने खुद को थोड़ा संभालते हुए कहा, देखिए आंटी। लेकिन जैसे ही सारा ने उसके मुंह से वापस से आंटी सुना तो उसने सृष्टि को घूरते हुए देखा, जिस पर सृष्टि ने जल्दी से हड़बड़ाते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी माँ। वो मतलब जिस पर सारा ने नाराजगी के साथ कहा, एक तो माँ भी बोल रही हो और फिर सॉरी भी। देखो, ये सब मेरे साथ नहीं चलेगा, ठीक है? तुम मेरी बेटी हो, इसलिए मेरे से डरो मत। मैं भूत नहीं हूँ कोई, हाँ, जो तुम्हें खा जाऊंगी। जिस पर सृष्टि ने थोड़ी देर पहले की बातों को याद करते हुए कहा, माँ आप शायद 10 मिनट पहले अपने गुस्से को भूल गए हैं, इसीलिए आप ऐसे बोल रही हैं। वरना आप उस वक्त इतनी ज़्यादा खतरनाक लग रही थी कि मुझे तो सच में लग रहा था कि आज मेरा आखिरी दिन है। मेरी तो जैसे जान ही हलक में अटक गई थी। उसकी कही हुई बात को सुनकर सारा को जोर से हंसी आ गई थी और उसने हंसते हुए कहा, सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम तो मुझे, आई एम सॉरी, मेरी गलती है, प्लीज़ माफ़ कर दो। और तुम मुझे माँ ही बुलाओगी, तुम्हारे मुंह से मुझे अच्छा लगता है। जिस पर सृष्टि ने कहा, जी माँ, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये सब ऐसे होगा। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं ऋषि की ज़िंदगी में उसकी खुशी की वजह बनूंगी और हाँ, मैं उसे दिल से अपनाऊंगी माँ। जैसे ही सारा ने ये सुना, वैसे ही उसने खुशी से सृष्टि को गले से लगा लिया। वहीं वार्ड के बाहर खड़े सभी लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में इधर से उधर घूम रहे थे, दरवाजे को भी घूरे जा रहे थे। वहीं ऋषि ने ज़्यादा देर तक रुका नहीं गया और वह जल्दी से रूम के अंदर दाखिल हो गया। होते हुए बोला, माँ बात हो गई। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि उसकी माँ और सृष्टि गले लग रही हैं तो वह कंफ्यूज हो गया कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, आखिर हो क्या रहा है। पहली देर, थोड़ी देर तो पहले तो उसकी माँ जैसे गुस्से से ज्वालामुखी बनी हुई थी और फिर उनके गुस्से से बाहर निकालते ये यहाँ पे इतना मिलनसार कैसे हो गया। अब प्यार से सृष्टि को गले लगा रही है। तो कैसी लग रही है आपको स्टोरी? प्लीज़ प्लीज़ कमेंट में ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।